वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टार्टअप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12th के जो स्टूडेंट है मैं लेके आया उनके लिए कुछ खास। आज हम लोग पार्ट 4 में बात करने वाले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोगों ने जो 3 पार्ट्स है उसमें क्या पढ़ा। तो इसकी एक छोटी सी समरी हम लोग पूरी की पूरी समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जब आप जा रहे हैं उसके पहले शॉर्ट रिविजन का काम करेगा। दूसरा हम लोग माइंड मैप्स की बात करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ अब हो रही है स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहां पे हम लोग तो हमारा सफरनामा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समरी में हम लोग लेंगे कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब यह होता है कि एक बंदा जो है रूलर रहेगा, दूसरा उस पर रूल करेगा। मतलब कि ब्रिटेन यहां पे रूलर हो गया और इंडिया जो हो गई यहां पे कॉलोनी हो गई। इस सिस्टम को हम लोग कॉलोनियल रूल कहते हैं या कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ये होता क्यों है? ये होता है जनरली ट्रेड के लिए या इकोनॉमिक पर्पस के लिए। दूसरा हम लोग आते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी पे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब हुआ कि ब्रिटिशर्स के इंडिया आने के बाद ट्रेड बढ़ा, मगर यहां से पूरी वेल्थ उठा के ड्रेन हो गई। कहां पे दोस्तों? पूरी की पूरी ड्रेन हो गई ब्रिटेन में। ये हमारे लिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी यहां पे। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल। तो हमारे कॉलोनियल रूल के पहले हमारा बहुत अच्छा सिस्टम था। हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे, हम लोगों के पास फ्रीडम थी, हमें हर कुछ करने की आजादी थी, सब कुछ हम लोग कर सकते थे। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद लॉ एंड जो सिस्टम है ऑर्डर का, वो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा अनसिस्टमैटिक वे में यहां पे इंप्लीमेंट किया गया, और कहीं ना कहीं सफरिंग सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की हुई, किसी और की नहीं हुई। आगे हमें बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि यहां पे हमें फोकस करवाया गया कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम फूड क्रॉप नहीं उगाने हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको कैश क्रॉप पे फोकस यहां पे करना है। फिर हमारे यहां जमींदारी सिस्टम लगाया गया, जिसमें कहा गया कि आपको इतनी जमीनों पे इतना रेवेन्यू देना जरूरी है, भले ही उसमें कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग हो या ना हो, आपके पास कुछ आ रहा हो नहीं आ रहा उससे लेना देना नहीं है, बट आपको यहां पे टैक्स देना जरूरी है। सिस्टम को कहा गया यहां पे जमींदारी सिस्टम। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, तो फूड क्रॉप को हटा के कैश क्रॉप को यहां पे इंप्लीमेंट किया गया। कैश क्रॉप के लिए अच्छा खासा पैसा दिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, इसीलिए लोग भी धीरे धीरे करके अट्रैक्ट होते गए, और हमारे यहां धीरे धीरे करके जो लैंड है वो बैरन में कन्वर्ट होती गई। क्योंकि इंडिगो का अगर आपने 2 या 2 साल से ज्यादा लगाया तो आपकी लैंड जो है वो बैरन में दोस्तों यहां पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिशर्स की कि इंडिया कभी भी सेल्फ रिलायंट दोबारा ना बन पाए। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करें कि फर्टिलाइजर्स जो मिलने चाहिए, मैन्योर्स जो मिलना चाहिए, पैसा जो मिलना चाहिए, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, वो ब्रिटिशर्स ने देना बंद कर दिया। बट टैक्स वो पर्टिकुलरली टाइम पे लेते जा रहे कंटिन्यूअसली। इसके कारण जो पुअर पीजेंट्स थी उनकी स्थिति खराब होती गई, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे करके खत्म होते गए। प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे करके यहां पे लो होती गई। आगे बात करें हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिस्की बिजनेस है। इसमें पैसा आना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि सब चीजें चलती है रिस्क पे। मानसून आ गया टाइम पे तो खेती हो जाएगी, राबी क्रॉप अगर लगाना है तो अगर इरिगेशन फैसिलिटी है तो वो चल पाएगी, अदरवाइज यहां पे बहुत मुश्किलें यहां पे जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, उनको फेस करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपिटल गुड्स जो हमें देते थे वो छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने के लिए देते थे। फिनिश गुड्स हम लोग यहां नहीं बना सकते थे, हम लोग एक यहां रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह रह गए, और वो लोग जो है यहां पे हमारा पूरा पैसा ड्रेन करके ब्रिटेन लेते चले गए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट जो था वो हमारा धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गया, जो कि हमारी बेसिक इंडस्ट्री थी और जिसपे हमारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी था। मतलब लोग भी वहां पे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थे कि भाई ठीक है हमारे पास खेती नहीं है, हमारा हैंडीक्राफ्ट है। मगर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले यहां पे अटैक किया और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म किया। ब्रिटेन पे हमें डिपेंडेंट बना दिया, मतलब उनके इंपोर्टिंग ऑफ फाइनल गुड्स पे हमें डिपेंडेंट बना दिया, और हमें
इन्होंने बना दिया एक्सपोर्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, अलग अलग तरीके से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, यहाँ पे टैरिफ बनाया गया, मतलब टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा बोला गया कि आपको चार्ज करे जाएंगे। दूसरा यहाँ कोटा भी लगा दिया गया कि इतना ही प्रोडक्ट आप यहाँ दूसरी कंट्री को बेच सकते हो। ब्रिटेन से ट्रेड करना, ब्रिटेन से सामान लेना, ब्रिटेन को सामान देना, सब कुछ फ्री। रेस्ट ऑफ द कंट्री से अगर आप ट्रेड करते तो आपको बहुत हेवीली यहाँ पे प्राइस पेड करने पड़ेंगे। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, यहाँ पे कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। तो मगर ये बात तो जरूरी है समझना कि कैपिटल गुड्स होते ही क्या है। तो वो सारे गुड्स जो दूसरे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं या प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन सारे गुड्स को हम लोग यहाँ के कैपिटल गुड्स बोलते हैं। बट उन लोगों ने कैपिटल गुड्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होने दिया और इंडस्ट्रियल जो सिस्टम होना चाहिए उसको भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करने दिया। चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, धीरे धीरे करके डिमांड यहाँ पे चेंज होती चली गई। कैश क्रॉप को खत्म किया गया पूरा पूरा और फिर यहाँ पे फूड क्रॉप लाया गया। ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के पहले की कहानी थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उन लोगों ने क्या बोला, फूड क्रॉप हटाओ, कैश क्रॉप लगाओ। क्यों? क्योंकि उनका इसमें बहुत फायदा था, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज तो थी मगर बहुत अच्छा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द रेलवेज, रेलवेज को लाया गया यहाँ पे, बट काय के लिए लाया गया? तो भैया आर्मी को इधर से उधर ले जाना है, सामान जो है पोर्ट से कहां ले जाना है, इंडस्ट्रीज पे ले जाना है। लोगों के लिए मतलब ब्रिटिशर्स के अलावा अगर हम लोग बात करें इंडियंस के लिए तो रेलवेज अलाउड थी ही नहीं दोस्तों। अब फॉरेन ट्रेड की बात करें तो हम लोग के साथ एक एकदम एग्रीमेंट करके रखा था कि भाई 50% ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रिटेन के साथ करना पड़ेगा, रेस्ट जो है आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर सकते हो। मतलब आप श्रीलंका के साथ कर सकते हो, पर्शिया के साथ कर सकते हो, चाइना के साथ कर सकते हो, बट आपको 50% ट्रेड तो ब्रिटेन के साथ करना कंपलसरी है। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, हम लोगों को बना दिया एक तरीके से, हमें बना दिया गया एक फीडर इकोनॉमी। हम लोग ब्रिटिशर्स की एक फीडर इकोनॉमी की तरह यहां पे काम कर रहे थे। मोनोपोली कंट्रोल ऑन द ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स, धीरे धीरे करके यहां पे जितना भी ट्रेड होता था उस सब पे कमांड कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इसको हम लोग एमआरटीपी एक्ट में भी ले सकते हैं, मोनोपोलाइज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पूरा का पूरा पैसा यहां से ब्रिटेन ले गए, उनने कहीं तक के ये नहीं सोचा कि इंडिया का क्या होगा, इंडिया के लोगों का क्या होगा। यहां पे इन लोगों ने इकोनॉमिकली हमें पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो अप टू 1921 जो था, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या थी भैया, एकदम हाई चल रही थी। बट जैसे ही 1921 के बाद की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसके बाद बर्थ रेट तो बढ़ी मगर डेथ रेट धीरे धीरे करके यहां पे कम हो गई। तो 1925 को हम लोग यहां पे डेमोग्राफिक कंडीशन में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के हिसाब से भी कंसीडर यहां पे कर सकते हैं। हाई बर्थ रेट और डेथ रेट था, क्यों भैया हाई बर्थ रेट डेथ रेट था? क्योंकि बर्थ रेट तो अच्छी है, ठीक है। डेथ रेट इसलिए था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे नहीं थी और बहुत ज्यादा बार वहां पे फेमाइंस भी आई है, इसके कारण, प्लेग आने के कारण और भुखमरी के कारण भी बहुत सारे लोगों की यहां पे डेथ होती है। लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा कम था। यहां पे लगभग देखा जाए तो 16% लोग ही यहां पे लिटरेट थे, उसमें लगभग 7% जो है हम लोग फीमेल को भी कंसीडर कर सकते हैं। मगर इतना कम लिटरेसी रेट तो ब्रिटिशर्स ने लिटरेट इसीलिए किया था ताकि उनके ऑफिशियल वर्क में हम लोग यहां पे उनका सपोर्ट कर पाए। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफी हाई थी, मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के कारण। तो 1 साल से कम के बच्चे जो भी 1000 में से बर्थ कर रहे थे उनकी डेथ जो होती है उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज की अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ फैसिलिटी धीरे धीरे करके खराब होती चली गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया वेल डेवलप्ड कंट्री बने, और अगर वो वेल डेवलप्ड बन जाएगी तो हमारी गुलामी कैसे करेगी, वो स्लेव कैसे रहेगी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी धीरे धीरे करके कम होती चले गई। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, बेसिक नेसेसिटीज किसी की भी फुलफिल यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, जो कि कभी भी यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे रिस्क ज्यादा रहता है। कभी मानसून आया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर मानसून नहीं आया तो ये टोटल रिस्क पे काम चलता है दोस्तों। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज, रोडवेज, अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो ये इनने सारी चीजें अपने लिए बनाई थी, इसमें कहीं से कहीं तक के किसी भी इंडियंस का फायदा नहीं होना था, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग तो बहुत लंबे समय तक के यहाँ पे रहने वाले, हम तो कभी वापस जाने ही नहीं वाले हैं। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश
रूल। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने फायदा तो करा हमें, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो हमें ये सब चीजें पता ही नहीं चलती कि काम कैसे करती है और चीजें होती क्या है। तो अब आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं माइंड मैप की, याद कैसे करना है एग्जाम के पहले समझने की कोशिश करें। तो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, नंबर 1 हम लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे शफलिंग कर सकते हैं, टॉपिक को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन ट्रेड में हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, जिसमें कि रॉ मटेरियल जैसे सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, ये सब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। इंपोर्ट की बात करें तो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते थे, जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं, सच एज कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स। ये सारी चीजें बनी बनाई आती थी, जिसको हम लोग फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ द ब्रिटेन, वहां पे जो भी लाइट मशीनरी बनेगी वो इंडिया में आ जाएगी, मगर हैवी मशीनरी नहीं आएगी। स्कैरसिटी ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी, वो सारी चीजें ये लोग नहीं बेचते थे जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में जरूरी है, तो उसकी हमेशा स्कैरसिटी बना के रखते थे। डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था, जो कि 48 और 40 था पर 1000 रेस्पेक्टिवली। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो 218 पर 1000 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर्स, बस इतना साल इंसान जी पाता था अच्छे से। लिटरेसी रेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 16% यहाँ पे लिटरेसी रेट था। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम लोग बात करें तो डिक्लाइन हुआ सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट, जो कि हमारा बेस था इंडिया का। राइज इन द मॉडर्न इंडस्ट्री, धीरे धीरे करके मॉडर्न इंडस्ट्री का क्या होता है, राइज होता है। एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, धीरे धीरे करके जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है वो क्या होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया गया इंडिया के साथ, और लोगों को बर्बाद किया गया। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो लो लेवल प्रोडक्टिविटी थी हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि उसको रिचार्ज करने के लिए, रिन्यू करने के लिए पैसा ही नहीं दिया जा रहा था दोस्तों। हैवी डिपेंडेंस ऑन द रेनफॉल, रेनफॉल पे हमारी बहुत ज्यादा हैवी डिपेंडेंस थी। क्यों? क्योंकि इरिगेशन, कैनाल, ये सब कुछ तो था ही नहीं। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप से हमें स्विच करवाया गया जबरदस्ती, कैश फूड क्रॉप से हमें जबरदस्ती करवाया गया, किस पे, कैश क्रॉप पे, ठीक है ना। तो फूड क्रॉप खत्म करना है और कैश क्रॉप ज्यादा से ज्यादा लगाना है, इसके लिए हमें फोकस करा गया। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको उससे लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ उनके टैक्स सिस्टम से लेना देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज का जो लगभग 1850 में इंडिया में स्टार्ट होती है, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, मतलब सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कॉलोनियल इंटरेस्ट के हिसाब से करेगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन 70 to 75%, और यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बात करें हम लोग तो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। और रीजनल वेरिएशंस बहुत ज्यादा थे हमारे यहाँ, बैरियर्स बहुत ज्यादा थे, और ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है 100% इंप्लीमेंट कर रखी थे। तो आइए अब हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पढ़ तो बहुत लिया, चेकिंग कर ले एक बार कि सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कौन से ईयर को हम लोग यहाँ पे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन 1901, 1902, 1921 और 1923 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं। 1901 अगर आपको ये पता हो तो हम लोगों ने ये समझा था कि 1881 में पहली बार लॉर्ड मायो ने इंडिया में क्या करा था भैया, सेंसस स्टार्ट किया था। तो 1901 में लास्ट सेंसस हुआ होगा भाई, ठीक है ना। 1902 में ऐसे कोई विशेष घटना नहीं हुई। 1921 जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहलाता है, और 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के थ्रू। तो ये सारे ईयर्स को हम लोग ने डिस्कस किया अभी। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 1921, जब हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट थी। आफ्टर 1920, अगर 1921 के बाद अगर हम लोग बात करें तो जो बर्थ रेट थी वो तो बढ़ी, मगर डेथ रेट धीरे धीरे करके यहाँ पे कम होना शुरू हो गई। तो 1921 इज कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द रेलवे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, में रेलवे कब आए? तो सीधा सीधा आंसर है भाई यहाँ पे 1850, 1820, 1850। तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सी,
चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन जो है थर्ड, द फर्स्ट सेंसस डेटा वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सबसे पहली बार कब हुआ, किसने किया? तो 1881 में इसको सबसे बार कलेक्ट किया गया और इसको करने का काम किया दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड मायो ने, ठीक है ना भाई। 1850 में क्या हुआ? तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुआ। 1950 में क्या हुआ? तो भैया हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। तो 1891 में क्या हुआ होगा भैया? तो यहाँ पे सेंसस हुई होगी ना, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो पहली बार तो 1881 में, उसके बाद 1891 में हुई होगी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय, सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास थी? तो ब्रिटिशर्स के सबसे खास कौन थे? जमींदार। तो जमीन किसके पास होगी सबसे ज्यादा? जमींदारों के पास। बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है ना भाई। फार्मर्स और लेबरर के पास तो हो नहीं सकती क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खास थे नहीं। What was the life expectancy in India during the British rule? ब्रिटिश रूल के समय कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारे यहाँ? तो लगभग 32 हमारी लाइफ 44 लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बच गई थी। और यहाँ पे देखा जाए तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक इंसान लगभग कितने साल यहाँ पे जी सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड, क्या शो करता है? हमारे यहाँ बर्थ रेट जो थी दोस्तों वो बहुत अच्छी खासी थी यहाँ पे। तो हाई बर्थ रेट जो था वो यहाँ पे एक अच्छा कारण बना, और मगर कारण तो बना मगर डेथ रेट भी हमारे यहाँ हाई थी उस समय। इंडिया इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डैश, क्या थी हमारी इंडियन इकोनॉमी? तो अंडर डेवलप्ड थी, इसको बढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सुएज कैनाल जो कि दो सी को जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, वो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो दोस्तों हुआ 1869 में। 1869 जो था उस दिन हमारा नेशनलाइजेशन होता है। और इसके कारण किसका फायदा होता है भाई? इसके कारण फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का। क्यों? क्योंकि जो 7,500 किलोमीटर उनको वो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से होते हुए आना पड़ता था वो खत्म हो गया और सीधे ब्रिटेन का कनेक्शन हो गया इंडिया से विद द हेल्प ऑफ सुएज कैनाल। हु मेड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स अबाउट कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? तो वी.के.आर.वी. राव थे जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था दोस्तों। भाई बाकी बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो उन्हें जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी यहाँ पे कहा जाता था। फिंडले शीरास और विलियम डिगबई का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था मगर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मानते हम लोग। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय, किसके पास सबसे ज्यादा जमीनें थी दोस्तों? तो वो थे जमींदार, ठीक है ना। चलिए अब हमसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं। नेम द पॉपुलर फील्ड्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कौन कौन सी पॉपुलर फील्ड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब जहां पे हाथों से चीजों को बनाया जाता है उसको कहा जाता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। द पॉपुलर फील्ड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर द, हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा उसी से हम लोग कुछ ना कुछ बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ इजिली अवेलेबल था कॉटन। कॉटन मेनली महाराष्ट्र बेल्ट में, गुजरात बेल्ट में इजिली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल है इसीलिए। सिल्क टेक्सटाइल की बात करें, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे पास रॉ मटेरियल में अवेलेबल थी। इसी से हैंडीक्राफ्ट बना के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे यहाँ चीजों को बेचा जाता था। व्हाट वाज द मुस्लिम टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फाउंड इन इंडिया? मुस्लिम सबसे ज्यादा कहां होगा दोस्तों? तो बांग्लादेश में। मगर उस समय पूरा का पूरा ये बंगाल रीजन हुआ करता था। 1905 में ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बनता है और आगे चल के 1971 में ईस्ट बंगाल को ही नया देश बना दिया जाता है जिसका नाम था बांग्लादेश। ओके, द मुस्लिम टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल हैज इट्स ओरिजिन इन द बंगाल। तो मुस्लिम टाइप की जो कॉटन टेक्सटाइल होती थी वो सारी कहां मिलती थी? बंगाल में मिलती थी। क्यों? क्योंकि वहां काफी अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता था। ब्रिटिशर्स का कैपिटल 1911 तक के बंगाल ही था दोस्तों, ठीक है। ओरिजिन इन बंगाल, पर्टिकुलरली प्लेसेस इन एंड अराउंड ढाका, मतलब बांग्लादेश के अगल बगल में जो एरिया है पूरा का पूरा, जिसकी कैपिटल क्या है? ढाका। तो ढाका के आसपास का एरिया पूरा का पूरा यहाँ पे फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के, जहां पे मुस्लिम टाइप का कॉटन टेक्सटाइल हुआ करता था। ढाका बिफोर पार्टीशन, नाउ द कैपिटल सिटी ऑफ द बांग्लादेश। जो ढाका है आज उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। उसको पहले कहा जाता था दक्काई मुस्लिम वाला एरिया। क्यों? क्योंकि ढाका के आसपास में एरिया में क्या होता था? टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था और दक्काई मुस्लिम कहा जाता है इसको। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ कंट्रीज रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी? फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का मतलब हो गया लगभग 1901 से लेकर 1999। तो 1901 से लेकर 1950 तक के क्या कंडीशन थी, कैसी थी, वो हमें बताना है। द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2%।
रियल एग्रीगेट आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 2% था। इंडिया की पॉपुलेशन क्या और यहाँ पे आउटपुट क्या ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक के ये सिर्फ और सिर्फ कितना रहा था, 2% था। आगे बात करते हैं हम लोग, व्हाट वाज द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें पता है कि हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं भाई काम करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। बट हमारे यहाँ हमारी जो इकोनॉमी है वो थी एग्रेरियन इकोनॉमी, तो मेनली हम लोग जो डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर वाज द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको हम लोग एग्जाम में याद करेंगे दोस्तों, एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेम द 2 कमर्शियल क्रॉप, कोई भी बता दीजिए भैया, कॉटन बता दीजिए, सिल्क बता दीजिए, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे कॉटन बता दिया हम लोगों ने, जूट बता दिया, शुगर केन बता दिया, कोई भी 2 बता सकते हैं इसमें दोस्तों। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर पूरा गो थ्रू किया हुआ है तो आपको आंसर्स आसान लगेंगे। What do you mean by stagnant agriculture? एग्रीकल्चर की ग्रोथ एक जगह रुक गई है, उसको कहा जाता है स्टेगनेंट एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि यहां पे किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया गया, ठीक है। स्टेगनेंट एग्रीकल्चर इंप्लाइज इंक्रीमेंटली लो एग्रीकल्चरल आउटपुट, जितना चाहते थे उतना यहां पे क्या नहीं हो रहा था, आउटपुट क्रिएट नहीं हो रहा था, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहां पे स्टेगनेंट एग्रीकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या डिफाइन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? जब हम लोग खेती सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं यहां पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रेफर्स टू ग्रोइंग फूड फॉर सेल्फ कंजप्शन, मार्केट के लिए नहीं है, सरप्लस हो भी गया तो आप अपने पास सेव रखेंगे, एंड नॉट फॉर द सेल इन द मार्केट, मार्केट में सेल करने के लिए इसको नहीं रखा जाता है। नेम द इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन अवर इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एक ऐसी इंडस्ट्रीज बताइए जो कि कहीं ना कहीं टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में ऑपरेशनल थी, जो चल रही थी, बताना है हमें। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि हमारा बेस था इंडिया का, वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में हम लोग बात करेंगे टिस्को 1907 जमशेदपुर, वर इन ऑपरेशन इन अवर इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे भी काम कर रही थी। आगे बात करते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश। देखिए क्वेश्चन कनेक्टेड होते हैं फटाफट। तो 1907 में हम लोगों ने बात करी भैया, जमशेदपुर में फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश होती है जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्या कारण थे कि जो इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो धीरे धीरे करके यहाँ पे खत्म हो गई। व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? द इंपैक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। हो तो गया भैया, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, इसका असर क्या पड़ा? तो हमारे यहाँ पूरा जो है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, मतलब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और उनके पास अब कोई काम करने का यहाँ पे नहीं है। एंड शॉर्टेज ऑफ द लोकली मेड गुड्स इन द इंडिया, और जितने भी लोकली गुड्स हमारे यहाँ अवेलेबल थे वो सारे के सारे यहाँ पे वैनिश होना चालू हो गए और खत्म होना शुरू हो गए। तो वेरी शॉर्ट के बाद हमारा सफरनामा आगे की तरफ बढ़ रहा है, हम लोग आ रहे हैं शॉर्ट आंसर्स पे। डिस्कस द इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो हमें यहां बताना है कि भाई जो भी इकोनॉमिक फीचर्स थे इंडिया के ब्रिटिशर्स आने के पहले क्या थे, कैसे थे, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंडिया वॉज अ प्रॉस्पेरस, मैंने कहा फर्स्ट सेंचुरी में इंडिया को सच में सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ एबंडेंस में सोना था और हमारे से जो भी एक्सचेंज करता था वो हमें यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर देकर जाता। ब्रिटिशर्स ने भी शुरू में यही किया। अप टू 1765 बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। 1765 में जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर में ये खत्म करते हैं पूरा जो नवाब सिस्टम है, ब्रिटिशर्स 100% होल्ड करते और यहां पे सोना और जो सिल्वर था वो एक्सचेंज में ना आके हमारा ही पैसा हमें ही रिटर्न करना इनने शुरू कर दिया। वेल्दी एंड द इंडिपेंडेंट इकोनॉमी प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब इंडिया तो प्रॉस्पेरस थी, वेल्दी कंट्री थी, सब कुछ था हमारे पास। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट पीपल, और एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा लोगों के लिए क्या करता था भैया, बैक सपोर्ट का काम करता था, क्योंकि हमारे अच्छी खासी एग्रीकल्चर होती है, मानसून बेस भी हो जाती है, राबी क्रॉप भी हमारे अच्छा होता है, और अगर कहीं कहीं देखा जाए तो बैंक ऑफ द रिवर्स, जो रिवर की बैंक होती है वहां पे भी अच्छा खासा जायद क्रॉपिंग भी हम लोग कर सकते हैं। हाउएवर द कंट्रीज इकोनॉमी वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, बट यहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम नहीं कर सकते, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी थी जहां पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता था फिनिश गुड्स में, वो भी एक्टिविटीज को यहां पे कंसीडर किया गया है।
तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों कि भाई ये जो चीजें चल रही है, तो इंडिया का जो मेनली काम था वो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, मतलब मैनुअल वर्क करने का। मैनुअल मतलब बहुत मेहनत का काम, तो मेहनत जब करेंगे तो पैसा भी लगेगा, तो वही पैसा मांगा गया लोगों से, तो उन लोगों को वो चीजें महंगी लगने लगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, फिनिश गुड्स इंडिया में डंप करना शुरू कर दिया था, जो कि मशीनरी मेड गुड्स होने के कारण सस्ते और बहुत ही आसानी से लोगों तक के अवेलेबल होने लग गए थे। इंडिया वॉज मेनली known for its handicraft industry in the field of cotton and silk। रॉ मटेरियल हमारे पास इजीली अवेलेबल था, इसीलिए हम लोग आसानी से उसको फिनिश प्रोडक्ट भी बना पाते थे। मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, वर्क्स एक्सेट्रा, दीज प्रोडक्ट एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट ड्यू टू देयर फाइन क्वालिटी। पूरे वर्ल्ड में हमारे जो पूरे प्रोडक्ट्स थे उनकी मोनोपोली थी, क्योंकि वैसी फाइन क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में किसी के भी पास नहीं थी। एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, धीरे धीरे करके हमारे यहाँ के लोग परफेक्शनिस्ट बनते गए, हेरिडिटरी वर्क होता गया, इनके कारण हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट है उनके पूरे मार्केट में दोस्तों मोनोपोली बनते चले गए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। क्या मेन एम था ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रूल में, और वो किस तरीके से हम लोगों को बर्बाद करने के लिए नई नई पॉलिसीज और प्लान्स बना रहे थे। द एम ऑफ द पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वाज नंबर 1 टू एक्सप्लॉइट इंडिया फॉर रॉ मटेरियल। कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। टू एक्सपांड ब्रिटिश मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, और ताकि क्या हो सके जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल बेस बैठा हुआ है वो अच्छा हो सके, ताकि उनको अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया में डंप कर पाएंगे। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन के लिए वो प्रोटेक्शन के लिए पैसा भी कंटिन्यूअसली इंडिया को हैम्पर करके कमा रहे थे। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्या होता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? तो फूड क्रॉप से जब हम लोग कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। चलिए समझते हैं। जनरली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट। कहीं ना कहीं जो क्रॉप्स आप लगा रहे हो मार्केट में सेल करने के लिए लगाएंगे तो उसको कहा जाता है कमर्शियलाइजेशन, रादर देन फॉर द सेल्फ कंजप्शन, खुद के यूज के लिए नहीं करना है यहाँ पे। However, during British rule, it acquired a different meaning. Commercialization of agriculture took place only in a few productive areas, and it basically became commercialization of crops. इन लोगों ने बेसिकली उसमें जो टारगेट रखा वो सिर्फ क्रॉप्स का रखा, और जितने भी फूड क्रॉप थे उनको कन्वर्ट करवा दिया गया यहाँ पे कैश क्रॉप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ब्रिटिश यूज्ड टू ऑफर हाई प्राइजेस टू फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, अच्छा खासा पैसा दे रहे थे, रादर देन फॉर द फूड क्रॉप। फूड क्रॉप मत लगाओ, कैश क्रॉप लगाओ, हम अच्छा खासा पैसा देंगे आपको। ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज दीज कैश क्रॉप एज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन, और ये जो कैश क्रॉप है ब्रिटेन के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए ये रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। इन अदर वर्ड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड इंडियन एग्रीकल्चर टू सर्व द बेस ऑफ देयर मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और कहीं ना कहीं वो अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को कंटिन्यू करना चाहते थे ब्रिटेन में, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट करवाना चाहते थे। वेयर वॉज द जमींदारी सिस्टम इंप्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, डिस्कस इट्स फीचर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि जमींदारी सिस्टम होता क्या है, कहां पे ये इंप्लीमेंट करा गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, और इसके क्या क्या फीचर्स थे हमें ये बताना है। द जमींदारी सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड इन दी देन बंगाल प्रेसिडेंसी। तो देखा जाए तो इंडिया को लगभग तीन प्रोविंसेस में बांटा गया था, बंगाल, दूसरा हो गया हमारा बॉम्बे, और तीसरा हो गया मैड्रास। इसमें भी मेनली क्या हो गया भैया, बंगाल प्रेसिडेंसी में ये मेनली इंप्लीमेंट किया गया था। कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ द इंडिया प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स, तो इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स जो थे वो उसमें बंगाल आता था। अब उसके क्या क्या फीचर्स थे उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जमींदारी सिस्टम में क्या फायदे हैं। जमींदारी वेर द परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड, जमींदार वो जो लैंड के परमानेंट ओनर हुआ करते थे। द प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ देयर एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर, मगर इसका पूरा पैसा जो है वो किसके पास जाएगा, जमींदार के पास, ना कि कल्टीवेटर के पास। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट एंड दे डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ द कल्टीवेटर। तो भाई पैसा कमा लिया, मगर जब बात आई कि भाई जमीन को सही करना है, ये सब चीजें नहीं करी गई, और किसी भी तरीके से कल्टीवेटर का फायदा इसमें नहीं हुआ। कल्टीवेटर्स का हमेशा दोस्तों क्या हुआ, नुकसान हुआ। डिस्कस द कंडीशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या स्थिति थी भाई एग्रीकल्चर सेक्टर की जब ब्रिटिशर्स यहां पे थे। द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज डिस्कस्ड बिलो, क्या क्या कंडीशंस थी हम लोग एक एक को देखेंगे अभी यहाँ पे।
लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जितना इनपुट लगाया गया उससे कम प्रोडक्टिविटी आ रही थी। लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज सो लो दैट एग्रीकल्चर कुड इजीली बी कैरेक्टराइज्ड एज बैकवर्ड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जितना अच्छा होना चाहिए उतना ही बुरा हुआ। लो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइड लो लेवल ऑफ आउटपुट डिस्पाइट लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है मगर जो आउटपुट है वो कंटिन्यूअसली दोस्तों यहाँ पे कम हो रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब बस से बदतर स्थिति हो गई थी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन फैसिलिटी। किसके कारण हुआ? तो ये लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण हुआ, इरिगेशन फैसिलिटी टाइम पे ना मिलने के कारण हुआ। इट वाज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, और सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पे थे हम लोग? रेनफॉल के लिए। मॉनसून बेस्ड हमारे एग्रीकल्चर होती है, इसीलिए सबसे रिस्की बिजनेस है। अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, बहुत सारे लोगों के पास लैंड है और बहुत सारे लोगों के पास लैंड नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जमींदारों के पास पूरी लैंड है मगर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स नहीं है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ना होने के कारण बहुत सारी जगह खेती हो ही नहीं रही है। समझते हैं इसको। इंडियन फार्म लैंड वर फ्रेगमेंटेड एंड स्कैटर्ड इन पीसेस, क्योंकि जैसे जैसे डिवीजन ऑफ फैमिली होता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है? कम होता चला जाता है हर लोगों के पास पैसा और लैंड। एज अ रिजल्ट मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक एंड हेंस यील्डेड लो सरप्लस। इसके कारण धीरे धीरे करके हमारे पास जो पैसा आना था वो कम आना शुरू हुआ। डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्थिति थी हमें ये बतानी है। द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज डिस्कस्ड बिलो। क्या क्या आएगा भाई इसमें देखते हैं। पहला, डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की गई। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया वाज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द प्री ब्रिटिश पीरियड। हम लोग सेल्फ रिलायंट पूरा का पूरा सिस्टम चलाते थे। ब्रिटिश मिसरूल इन इंडिया लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, और हमारे सेल्फ रिलायंट सिस्टम को इन्हें पूरा खत्म करा। लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, हमारे यहाँ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज दोनों ही नहीं थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल प्रायोरिटी वाज सेल्डम गिवन टू द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उस समय पे एक ही इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, टेस्को, वाज द ओनली बेसिक इंडस्ट्री इन इंडिया। उस समय पे एक ही बेसिक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था टेस्को, इसके अलावा कोई भी बेसिक इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे आते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था भैया ब्रिटिश रूल में? तो ये बोलता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द रोल एंड ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड वेरी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया था, मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरी प्लान्स एंड पॉलिसीज चले गए थे। इट वाज ओनली कन्फाइंड टू एरियाज दैट प्रोवाइडेड लार्ज मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो बहुत सारे प्रोडक्ट लाए गए भाई और पूरा मार्केट ब्रिटिशर्स के गुड से भर गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स वर द मेन एरियाज अंडर ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर के अंदर सारे एरियाज आ गए थे, बट उससे कहीं से किसी भी इंडियंस को या इंडिया को फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट सरप्लस। कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। देन व्हाई वाज देयर ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड? क्यों यहां से अभी भी पैसा ले जाया जा रहा था? इसका रीजन बताएंगे हम लोग। थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड इंडिया फॉरेन ट्रेड एक्सपीरियंस द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। हमारे अच्छा खासा, क्योंकि हमें पता है हमारे पास रॉ मटेरियल अच्छा है जिसमें कॉटन, सिल्क, इंडिगो और जूट आता है, तो ये हम लोग ऑलरेडी उनको दे रहे थे, तो हमारा अच्छा खासा यहां से ट्रेड सरप्लस हो रहा था। हाउएवर द सरप्लस केम टू ह्यूज कॉस्ट ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी। मगर कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज्यादा यहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ा। देयर वाज a shortage of essential commodities such as food grains, क्लोथ्स, केरोसिन एक्सेट्रा इन द डोमेस्टिक मार्केट। बट हमारे यहां से सब चला गया, तो हमारे यहां पे बेसिकली जो नीड्स फुलफिल करने वाली चीजें थी वो कम पड़ने लग गई। द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। अब एक्सपोर्ट सरप्लस के कारण हमारे यहां ना तो गोल्ड आ रहा है ना तो सिल्वर आ रहा है, क्योंकि 1765 के बाद उन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर देना बंद कर दिया, क्योंकि पूरे इंडिया पे उनका कब्जा हो गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। रादर दिस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। हमारा जो भी पैसा था वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेस थे उसमें लग जाता था पूरा इन ब्रिटेन। एक्सपेंसेस ऑन वॉर एंड द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो अब धीरे धीरे करके एक्सपेंसेस होने लग गए किस पे? वॉर पे, और वो भी हम ही लोग बियर करेंगे, ठीक है। और इनविजिबल आइटम्स धीरे धीरे करके इंपोर्ट होने लग गए यहाँ पे। ऑल दीज लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और इसके कारण इंडिया से पूरी की पूरी वेल्थ किस तरफ चले जाती है भैया? कॉलोनियल पीरियड में, मतलब कि ब्रिटेन यहाँ
आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। तो ये आईडी के जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है लगभग आपके 120 से लेके 150 वर्ड्स के बीच में जानी चाहिए दोस्तों इनकी रेंज। तो इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा भाई कि लगभग 12 से लेके 15 लाइन के बीच में ये आंसर्स होना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है स्टेट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कुछ फीचर्स बताने हैं यहां पे इंडियन इकोनॉमी के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हो रही थी उसके टाइम पे क्या इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस थी वो सारी हम लोग को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। हमें यह तो पता है कि ब्रिटिशर्स ने यहां आके हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को टोटली क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। हमारा जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया और एग्रीकल्चर में जो भी फैसिलिटीज थी वो उन लोगों ने नहीं दी। बट यहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ वो सारा रेवेन्यू यहां से उठा के कहां लेके चले गए, ब्रिटेन में चले गए। दूसरा, जो भी कंट्री के साथ जिस भी तरीके से वॉर ये लोग करते थे उसका पैसा भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इंडियन से ही लेते थे, या इंडिया की इकोनॉमी से जो भी पैसा जनरेट होता था वो सारा पैसा ब्रिटिशर्स अपने पर्सनल यूज में यहां पे रखते थे। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉलोइंग वर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ मेन फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनका कंसिस्टेंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब ये एक क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, कमर्शियलाइजेशन क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो सारे एरियाज जहां पे हम लोग काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को वहां पे पैसा मिल सके। मतलब कि जब हम लोग यहां पे सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग करते थे, जिसको कि हम लोग मेनली कंसर्न करते हैं कहां से भाई, फूड क्रॉप से, कि हम लोग खेती इसीलिए करते थे दोस्तों ताकि हमारी लाइफ जो है वो चल सके, हमारी लाइवलीहुड जो है वो कंप्लीट हो सके। इसके लिए हम लोग क्या लगाते थे, यहां पे फूड क्रॉप लगाते थे। बट धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये फूड क्रॉप अगर लगा रहे तो ये सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। और ब्रिटिशर्स इंडिया में आए काहे के लिए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे दोस्तों यहां पे। तो इसी के कारण उन्होंने बोला कि यहां पे और भी प्रोडक्ट लगाए जा सकते हैं जिसको कि ब्रिटेन में रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा। तो यहां पे कॉटन, सिल्क, जूट और इंडिगो को बहुत ज्यादा बोला गया कि यहां पे बहुत ज्यादा इसी को लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन इंडस्ट्रीज जो भी थी, ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश थी उन सब के लिए रॉ मटेरियल का यहां पे काम कर रहे थे। तो यहां से पूरा रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन, ब्रिटेन में बनता था फिनिश प्रोडक्ट और वापस लाके इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में डंप कर दिया जाता था। तो इन लोगों ने मेनली फोकस करा, ब्रिटिशर्स ने यहां पे फूड क्रॉप को हटाओ और कैश क्रॉप को यहां पे लगाओ और उसका वो अच्छा खासा पैसा देने के लिए भी तैयार थे। इसके लिए गांधी जी ने भी एक रिवॉल्ट किया था जिसका नाम है इंडिगो रिवॉल्ट या चंपारण सत्याग्रह। चलिए हम लोग समझते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ओनली इन अ फ्यू प्रोडक्टिव एरियाज। अब यहां पे बहुत सारी जगह तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कमर्शियल जो भी क्रॉप्स होते हैं या जो भी हम लोग कैश क्रॉप की बात करते हैं तो सारे क्रॉप को हम लोग कैश क्रॉप में नहीं ले सकते। दिस रिजल्टेड इन द अनइक्वल लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। इसके कारण क्या हुआ कि कहीं कहीं पे इंडिया के किस स्टेट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया और कुछ स्टेट में यहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। While some states become rich, जैसे मान लेते हैं कि पंजाब की बात करें वो अच्छा खासा काम कर रहा था, मान लेते हैं हम लोग हरियाणा की बात कर रहे हैं वो अच्छा खासा काम कर रहा था। बट धीरे धीरे करके यहां पे भी जैसे प्रेशर डाला गया किस चीज का, एग्रीकल्चर का, तो वहां पे फूड क्रॉप से इन लोगों को स्विच करना पड़ता है पूरा का पूरा यहां पे कैश क्रॉप पे। तो लोगों ने इंटरेस्ट शो करना कम कर दिया। कहां पे भाई? तो कमर्शियलाइजेशन होने के कारण। क्यों? क्योंकि हेवी टैक्सेस भी इनको ही देने पड़ते थे। तो कुछ स्टेट्स तो रिच हो गए, अदर रिमेन्स पुअर। बहुत सारे स्टेट जो थे वो पुअर रह गए। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी भी फूड क्रॉप लगाए जा रहे थे ड्यू टू फैक्टर्स सच एज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बट क्या कारण था इसका? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अच्छी नहीं हो पाई। तो पहला जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही लो थी हमारे यहां की। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब सिंचाई की जो व्यवस्था होती है, सिंचाई मतलब पानी पहुंचाना खेतों तक के, उसको बोलते हैं हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी, ये बहुत ज्यादा कमजोर थी। एंड द यूज ऑफ द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर जो कि मेनली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा क्या था यहां पे यूज नहीं किया गया, या जब इसकी जरूरत पड़ रही थी तब ये किसानों को नहीं दिया गया, फार्मर्स को और पीजेंट्स को नहीं दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहां पे? इनकंसिस्टेंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, मतलब इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होना कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्रॉबैक बनता है दोस्तों। तो ये पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं स्टैग्नेंट एंड द बैकवर्ड इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि वो इकोनॉमी जो एक जगह पे आके रुक जाए, उससे आगे ना बढ़े, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या हुआ इसमें? इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टैग्नेंट
स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड। जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी ऑलरेडी बैकवर्ड और स्टेगनेंट थी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक क्रिपल्ड इकोनॉमी बना के गए थे ब्रिटिशर्स। अब ये क्रिपल्ड इकोनॉमी का मतलब होता है रेंगती हुई अर्थव्यवस्था, मतलब जो बहुत ही स्लो पेस पे चल रही है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पर क्रिपल्ड इकोनॉमी। बट ये कारण क्या हुआ, क्या था जिसके कारण ये क्रिपल्ड इकोनॉमी बनी? तो मेनली जो रीजन था वो ये था कि हमारी इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी बना दिया गया। हमारे यहां से रॉ मटेरियल पूरे ले जाए गए ब्रिटेन, वहां से फिनिश प्रोडक्ट लाया गया, जिसके कारण इंडिया जो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करती थी, पूरा अपना खुद का काम करने वाली कंट्री हुआ करती थी, अब ये हम लोग टोटली डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स के गुड्स पे। ये कारण थे कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट और बैकवर्ड होने के। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वाज एक्सट्रीमली लो। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही थी। यहां हम लोग जीडीपी की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, सभी जगह जो पेस था हमारा बहुत ही स्लो हो चुका था। The growth rate of per capita income was only 0.5% per year। अगर हर साल 0.5% बढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही स्लो पेस ग्रोथ है। मतलब कि ये ग्रोथ जो है इंडिया की ज्यादा होनी चाहिए, बट ये ब्रिटिशर्स के कारण ग्रोथ यहां पे नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बस इंडिया को उन लोगों ने एक प्रॉफिट कंसर्न या प्रॉफिट कंट्री समझ के रखा था। दोस्तों यहां पे आगे बात करते हैं लिटिल ग्रोथ ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती है या कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? वो सारे गुड्स जो आपकी नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करते हैं, उन सारे गुड्स को हम लोग बोलते हैं यहां पे कंज्यूमर गुड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इसको हम लोग चार पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला ड्यूरेबल, दूसरा सेमी ड्यूरेबल, थर्ड वन इज द नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ वन इज द सर्विसेज। ड्यूरेबल वो सारे गुड्स होते हैं जो लगभग 3 या 3 साल से ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग यहां पे ड्यूरेबल गुड्स में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, फॉर एग्जांपल एसी, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, ये सारे लगभग 3 या 3 साल से ज्यादा काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको कैटेगरी में लिया जाता है ड्यूरेबल गुड्स की। जैसे ही हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं तो देखिए ड्यूरेबल के आगे लग गया है सेमी, मतलब उसका आधा, तो 3 साल का आधा मतलब 1 या 1.5 साल। जो सारे गुड्स 1 या 1.5 साल काम कर पाए उन सारे गुड्स को यहां पे कहा जाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इसमें आपके घर के बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहां पे आ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, मतलब जिसके टाइम पीरियड जो है बहुत ही ज्यादा कम रहे, उसको बोलता जाता है यहां पे नॉन ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जो भी बहुत कम समय के लिए आप इस्तेमाल कर पाए। इसमें सारे के सारे फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो। इन गुड्स को हम लोग पेरिशेबल गुड्स भी कह सकते हैं, जो कि बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट यहां पे एक और गुड आता है जिसको आप लंबे समय तक के भी इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है यहां पे सर्विसेज। तो सर्विसेज भी एक तरीके का कंज्यूमर गुड्स ही है, बट यहां पे उसका टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता। तो यहां कहा गया कि जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी उसमें भी बहुत लिटिल ग्रोथ हुई। क्योंकि हमारा जो बैकबोन था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, वो पूरा का पूरा क्या कर चुके थे? ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय कर चुके थे। दोस्तों चलिए समझते हैं यहां पे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सोर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक जूट, टेक्सटाइल, शुगर, मैच बॉक्स एक्सेट्रा वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। धीरे धीरे करके जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ रही थी वो इंडिया में एस्टैब्लिश तो हो रहा था। विच वर एडेड बाय द ब्रिटिश कैपिटल, मगर वो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो कैपिटल थी वो तो नहीं थी। फिर हमें कैपिटल कहां से मिली? तो ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके आपको सारी के सारी चीजें प्रोवाइड करी। द प्रॉफिट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वेंट टू ब्रिटेन। अब यहां पे काम तो अच्छा खासा हो रहा है। अगर किसी ने 100 रुपए अर्न करे तो उसमें 90 रुपीज ब्रिटेन जा रहे हैं और 10 रुपीज जो है वो इंडिया में रुक रहा है। तो 10 रुपीज अगर इंडिया में रुकेगा तो इकोनॉमी कैसे काम कर पाएगी दोस्तों? पॉसिबल नहीं है। एज अ रिजल्ट दीज इंडस्ट्रीज रिमेन बैकवर्ड एट दैट टाइम। ये मेन कारण था जिसके कारण जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी कंज्यूमर बेस्ड, वो बैकवर्ड होती चली गई। लेस डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो वो सारी चीजें जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली जरूरी है, मतलब बैकबोन है, वो मान लेते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी की, उसको मान लेते हैं यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आप रोडवेज ले लीजिए, इसमें आप रेलवेज ले लीजिए, इसमें आप वाटरवेज ले लीजिए, जो भी चीजें आपकी इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है उन सब को हम लोग मिला के बोलते हैं यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर। बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था यहां पे। क्यों? क्योंकि रेलवेज बनाई गई तो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाई। तो 1850 में जब रेलवे स्टार्ट करी इनने, तो इनका मेन मोटो यही था कि हम लोग पोर्ट से सामान को पिक करेंगे और इंडस्ट्रीज तक के पहुंचाने का काम करेंगे। इंडियंस को तो उसमें अलाउड ही नहीं था आना जाना। दूसरा, रोडवेज भी बनाया तो मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी के लिए बनाया, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए
लिए। मतलब जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे और ब्रिटिशर्स से इसको कनेक्ट करेंगे तो वो देखेंगे कि यहां पे प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तभी हम लोग वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इंडिया वालों के लिए इन्हें ऑल वेदर रोड भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इंडियन से इनको फायदा नहीं हो रहा था। बात करते हैं हम लोग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी लो। ना तो पैसे से हम लोग बहुत ज्यादा रिच बन पाए और ना तो हमारी सोसाइटी जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर पाए। किस टाइम पे? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दीज सर्विसेज विल बी इन देयर इन्फेंट स्टेजेस। मतलब सारी सर्विसेज जो है वो इन्फेंट स्टेजेस पे थी, मतलब कि जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर सब चीजें अपने अकॉर्डिंग करते थे, वो किसी को भी इंटरफियर नहीं करने देते थे किसी भी ट्रेड में। तो इंडियंस को किसी भी तरीके से किसी भी मैनेजमेंट में या किसी भी चीज में शेयर करने का मौका ही नहीं मिला। यहां पे आगे बढ़ते हैं, डाउनफॉल ऑफ द कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब धीरे धीरे करके जो हमारे यहां घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चल रही थी उनका भी सामान बिकना कम हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन से जो मैकेनाइज्ड फॉर्म में गुड्स आते थे उसके कारण प्रॉब्लम यह थी कि वो ज्यादा सस्ते थे और हमारे यहां के जो गुड्स थे वो मैनुअल सिस्टम से बने हुए थे, इसीलिए वो महंगे थे। दोस्तों चलिए समझते हैं। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की बैकबोन थी, इसी के कारण हमारी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट बनी हुई थी। इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड द प्रेशियस स्टोन वर्क, तो ये सारी चीजें हमारे यहां बनाई जाती थी, विच एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। और इसके कारण क्या कर रहे थे हम लोग? वर्ल्ड वाइड मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करके बैठे हुए थे। फर्स्ट सेंचुरी में हम लोग वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी लेके बैठे हुए थे, बट धीरे धीरे करके ये चीजें खत्म होती चली गई। बट द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल लेड टू देयर डाउनफॉल। मगर ब्रिटिशर्स के जो कॉलोनियल रूल के कारण हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डाउनफॉल में चले जाती है। दीज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड, मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए ही पूरे ब्रिटिशर्स ने प्लान्स और पॉलिसीज को बनाया था, जिसके कारण हम लोग हमेशा ब्रिटिशर्स पे ही क्या रहे दोस्तों? डिपेंडेंट रहे। आगे बात करते हैं हम लोग लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, जो किसी भी लाइवलीहुड के लिए जरूरी होती है, वो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है। तो यहां पे जो भी हायर लेवल की इंडस्ट्रीज होगी उनको छोटे छोटे इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वो कौन देगी? ये बेसिक इंडस्ट्रीज देंगी। मगर ये बेसिक इंडस्ट्रीज को यहां पनपने ही नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। यहां पे धीरे धीरे करके बेसिक इंडस्ट्रीज का लैक होने लग गया, मतलब कमी होने लग गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज द ओनली इंपॉर्टेंट बेसिक इंडस्ट्री। अगर देखा जाए तो एक ही इंडस्ट्री अच्छी खासी चली यहां पे, जो बेसिक इंडस्ट्रीज में भी चली और आगे चल के हैवी इंडस्ट्री बनती, जिसका नाम है टेस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि एस्टैब्लिश होती है 1907 में जमशेदपुर में। तो बस एक इंडस्ट्री, बाकी कहां है? पूरा इंडिया एक ही इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ऐसी इंडस्ट्री बनेगी तो इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। तो इसको रोका कैसे जाए? तो इनकी जो बेसिक इंडस्ट्री है उसको खत्म कर दिया जाए। यहां पे आगे बढ़ते हैं, लिमिटेड फॉरेन ट्रेड। हमें लिमिटेशंस में रहना पड़ता था, हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड ही नहीं कर सकते। अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 50% हमें ब्रिटेन के साथ करना पड़ेगा, रेस्ट 50% जो है वो हम लोग को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग श्रीलंका को ले सकते हैं जिसका पुराना नाम सेलोन था, पर्शिया को ले सकते हैं जो कि ईरान इराक के नाम से जाना जाता है, और चाइना के साथ हम लोग वहां पे ट्रेड कर सकते थे। बट 50% ट्रेड आपको मैंडेटरी है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस थी। टैरिफ पॉलिसी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी हमारे लिए। इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज वेरी लिमिटेड, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ही लिमिटेड था। द ब्रिटिश पॉलिसी रिड्यूस इंडिया टू द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। और हमें क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहां से रॉ मटेरियल को क्या करना है दोस्तों? एक्सपोर्ट करना है। एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, और जो भी गुड्स बनाए जाएंगे ब्रिटेन में वो सारे गुड्स को हम लोग डंप करने वाले हैं दोस्तों यहां पे इंडिया में। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं बैकवर्ड टू बैकवर्ड होती चली गई, और ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि इंडिया हमेशा बैकवर्ड ही रहे। कुछ और भी चैलेंजेस थे इसमें। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज फेसिंग मेनी चैलेंजेस लाइक गरीबी, मतलब पॉवर्टी। अब ये पॉवर्टी क्या होता है भाई? तो किसी कंडीशन के कारण कोई बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल नहीं कर पाता, दैट टर्म इज नोन एज पॉवर्टी। माल न्यूट्रिशन, मतलब कि उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, खाने के लिए प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो वो किस में आ जाएगा भाई? माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, भाई
जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए है। कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज जो देखा जाए वो इंडियंस के लिए नहीं दी गई यहाँ पे। एंड रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बट धीरे धीरे करके हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई और सिनारियो वर्स से वर्स होना यहाँ पे दोस्तों शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं दोस्तों इसी के साथ। हाउ डिड द ब्रिटिश एक्सप्लॉइट इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर? हमारे यहाँ जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें कि लगभग 80 to 85% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे, मतलब वो हमारे कंट्री की बैकबोन था किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए, उसको भी ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया। तो एक्सप्लॉइट करने का तरीका ये रहा इन लोगों का कि सबसे पहले इन लोगों ने सिस्टम समझा कि ये लोग पैसा कैसे देंगे हमें। तो पैसा देंगे सिर्फ और सिर्फ जमीन पे काम करने के बदले में। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तो खेती पे हम लोग लगा देंगे यहाँ पे टैक्स, और टैक्स जो है ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था दोस्तों यहाँ पे। अब ये जो टैक्स बड़ा सोर्स बन गया तो इसके लिए कुछ सिस्टम लेके आए, जैसे जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। बट एट द एंड ये हुआ कि किसानों की हालत धीरे धीरे करके और खराब होती चली गई और धीरे धीरे करके किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया। अब ब्रिटिशर्स पे ही डिपेंडेंट हो गए, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने कहा फूड क्रॉप मत लगाओ, कैश क्रॉप लगाओ और हमें क्या दे दो, यहां से सारा रॉ मटेरियल दे दो ताकि हम लोग आपको फिनिश प्रोडक्ट देते रहे। तो इंडिया में वो ट्रेड करने आए थे, वो पॉलिटिक्स में भी आ गए, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गए, उन्होंने हर जगह अपना काम पूरा का पूरा खराब कर दिया। किसका? इंडियंस का। तो वो चाहते ही ये थे कि इंडियंस के सारे काम जो है वो खराब हो जाए। चलिए हम लोग समझते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की एग्रीकल्चर को कैसे खराब किया। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन। हमें ये पता है कि 80 to 85% लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। इसलिए हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कहलाई जाती है यहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी। 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द एग्रीकल्चर। तो डायरेक्टली करे या डायरेक्टली करे, 85% लोग कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। However, despite of being the occupation of such a large population, this sector continued to experience stagnation. अब ज्यादा पॉपुलेशन का जब प्रेशर पड़ा इस पे तो इसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे करके डाउन ट्रोडन हो गई, मतलब कि नीचे की तरफ जाने लग गई। ठीक है, और जो हमारे यहाँ ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ धीरे धीरे करके यहाँ पे कम हो जाती है। एंड अनयूजुअल डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन मतलब बद से बदतर स्थिति हो गई और उसका ओवरकम करना एक जस्ट डिफिकल्ट कंडीशन हो गई कि डिफिकल्टी से भी हम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने लगी। जब ब्रिटिशर से हम लोगों ने मांगा कि भैया हमें एग्रीकल्चर के लिए पैसा चाहिए तो वो उन लोगों ने मना कर दिया। वो सब काम करने को तैयार थे जिसमें ब्रिटिशर्स का फायदा हो, बट जिसमें भी इंडियंस का फायदा होगा वो सारे काम नहीं करेंगे। तो इंडिया वालों की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल है। एल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वही कंट्री का मेन सोर्स था नेशनल इनकम का। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। इट रिमेन्ड बैकवर्ड एंड डेफिशिएंट, बट प्रॉब्लम ये थी कि हमारी इकोनॉमी जो थी एक बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई और डेफिशिएंट इकोनॉमी थी, मतलब जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए, जितना प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो उतनी यहां पे नहीं हो पाई। इट वाज बर्डन्ड विद डिफेक्टिव इंस्टीट्यूशन लाइक जमींदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। हमारे इंडिया में जबरदस्ती जमींदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें बहुत बड़ा पैसा जो है पीजेंट्स का किसके पास चला जाता था? जमींदारों और जागीरदारों के पास। और ये जमींदार और जागीरदारों के पास से पैसा जाता था ब्रिटिशर्स के पास। मतलब फाइनली फायदा तो ब्रिटिशर्स का हो रहा था और नुकसान जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा था? इंडियंस का। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज पेड लिटिल अटेंशन टू द लैंड रिफॉर्म। उन्हें लैंड को सही करने के लिए या उसके सिस्टम को सही करने के लिए या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा कोई भी अच्छा काम यहां पे नहीं किया। तो लैंड रिफॉर्म तो किसी भी तरीके से नहीं हुआ यहां पे। एंड टू इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, अगर लैंड रिफॉर्म सिस्टम आ जाता तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती थी, ये पॉसिबिलिटी थी। इंडिया वंस एन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। इंडिया जो था एक समय पे बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था फूड ग्रेन का। स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम इवन वर्सनिंग फूड शॉर्टेज, मगर देखा गया कि आगे चल के जब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इंडिया पे कैप्चरिंग कर ली तो इंडिया जो कि यहां पे सरप्लस प्रोडक्शन करता था, एक्सपोर्टर था, और आज हमें ही फूड की शॉर्टेज होने लग गई। मतलब हमारे यहां खाने वाली चीजें जिसको हम लोग कह रहे हैं फूड क्रॉप,
क्रॉप वो लगाना कम कर दिया और कैश क्रॉप लगाना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज लो बिकॉज देयर वाज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। कारण क्या क्या थे? तो ये डिसएडवांटेज थे। तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ये कभी भी एडवांटेज में बदले। मतलब लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, होनी क्या चाहिए थी? हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्रिटिशर्स अगर चाहते तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, समय पे राबी क्रॉप्स को पानी नहीं मिला यहां पे, और नेग्लिजिबल यूज ऑफ द फर्टिलाइजर। तो यहां पे जो क्रॉप है उसके फर्टिलिटी के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही कम अवेलेबल यहां पे करवाए गए। यहां पे हम लोग और समझते हैं कि जो कैश क्रॉप है वो ऑफ द फार्मर्स वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री एट होम। उनको पता था कि यहां अगर फूड क्रॉप लगवाएंगे तो हमारा फायदा नहीं होगा। फायदा किस में होगा हमारा दोस्तों? यहां पे कैश क्रॉप पे। फर्दरमोर कंट्रीज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस गेव अ सेटबैक टू द इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब यहां पे यही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो कंट्री का जो पूरा का पार्टीशन हुआ, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो लगा, बट धीरे धीरे करके हमें आज ये फायदा हो रहा है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी है, आत्मनिर्भर भारत चल रही है। मतलब अब हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी दूसरी कंट्री पे यहां पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारी कारण थे कहीं ना कहीं जिससे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर या उसके जो एलाइड सेक्टर है वो धीरे धीरे करके यहां पे खत्म हो गए। A sizable portion of the undivided country, highly irrigated and fertile land went to the Pakistan. 1947 में जब 14 अगस्त को ये नए कंट्री बनती है जिसका नाम है पाकिस्तान, वहां पे मैक्सिमम हमारी हाईली इरिगेटेड एरिया और मैक्सिमम लैंड एरिया वहां चले जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर का 70 से 80% पार्ट पूरा का पूरा पाकिस्तान चला जाता है। छोटी सी जगह बचती है लगभग 20 से 25%, वो है हमारा पंजाब, जो पूरे इंडिया को आज राशन देने की ताकत रखता है, ग्रेन्स देने की ताकत रखता है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहां पार्टीशन का इंपैक्ट तो पड़ा हम लोगों पे, which impacted India's agriculture production adversely. India's jute good industry suffered heavily due to lack of raw material. और अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारा पूरा बंगाल था उसको भी यहाँ पे दो पार्ट में बांट दिया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, द ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। आगे चल के यही ईस्ट बंगाल बनता है बांग्लादेश। तो ये कहीं ना कहीं जूट की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत ज्यादा हेवली सफर करने लग गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरे जूट को यहाँ से क्या करना चालू कर दिया? एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण यहां पे रॉ मटेरियल धीरे धीरे करके कम होने लगता है। दस द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज स्टैग्नेटेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके कारण कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्या हो जाता है? स्टैग्नेंट हो जाता है। मतलब कि यहां पे चीजें ग्रो नहीं करेगी, जिस जगह पे है वहीं के वहीं वो रुक जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी हम लोगों ने समझा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, क्या थी, और अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी कंडीशंस क्या थी, किसके टाइम पे? तो ब्रिटिशर्स के आने के टाइम पे, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे। चलिए हम लोग समझते हैं। द सिनेरियो ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज अंडर डेवलप्ड। मतलब कि हमारी कंडीशन ये थी कि हम लोग डेवलप्ड ही नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहां कोई भी इंडस्ट्री ऐसी डेवलप नहीं करी जिसमें हैवी एम्प्लॉयमेंट हो सके और इंडियंस का यहां पे फायदा हो सके। सब कुछ अपने हाथ में ही रखा हुआ था। ब्रिटिश पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इनटू अ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो इंडिया की इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रखा, ना कि फिनिश प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर बनाना। मतलब कि हम लोगों को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई हेल्प ही नहीं मिली यहां पे। बट यहां पे एक काम किया गया भाई, क्या किया गया कि आप रॉ मटेरियल बनाइए, रॉ मटेरियल को पैक करिए और हमें दे दीजिए, हम उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, वो आपको दे देंगे। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को हैम्पर्ड किया। एंड कंज्यूमर्स ऑफ द फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम द ब्रिटेन, और जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनते थे ब्रिटेन में वो सारे के सारे इंडिया में क्या करे गए? लाके डंप करे गए। देयर वाज अ लैक ऑफ हैवी बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब यहां बोल रहा है कि बहुत ज्यादा कमी पड़ गई हैवी इंडस्ट्रीज की, बेसिक इंडस्ट्रीज की और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की। एंड कंट्री वाज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेन नेशन फॉर सप्लाईज ऑफ मशीन्स। अब इसके कारण जब हमारे पास मशीन्स ही नहीं होंगी तो हम काम कैसे करेंगे? तो हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरी कंट्री मतलब ब्रिटेन पे। इंजन्स के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाज आल्सो वेरी लिमिटेड। इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, बेसिक रॉ मटेरियल हमारे पास है नहीं, तो काम होगा कैसे? काम करने के लिए लोग चाहिए, लोगों को पैसा देना पड़ेगा, मगर ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि हमारे पास पैसा भी रहे। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण हमारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर ही नहीं पाई। मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। लगभग 1850 के बाद बात करें तो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ सेटअप होना शुरू होती है।
द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टाटा स्टील कंपनी, वॉज एस्टैब्लिश इन जमशेदपुर, 1907 में यह एस्टैब्लिश होती है। This plant began production in 1912. Industries like the sugar, cement and paper also came up after the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी इंडस्ट्रीज और यहाँ पे डेवलप करी गई। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर जो थे वो पूरे इन्वॉल्व थे। कहाँ? वर्ल्ड वॉर में। तो अब यहाँ पे जब ब्रिटिशर पूरे के पूरे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम करना आसान हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिशर्स का जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है ना भाई। तो यहाँ तक के ये वर्ल्ड वॉर के कारण भी हमारा कहीं ना कहीं फायदा हुआ। हाउएवर देयर वाज एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कैपिटल गुड्स की। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो सारे गुड्स जो दूसरी कंट्री को क्या करे भाई, सपोर्ट करे मशीन्स के थ्रू। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सारे मशीन्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करती है उसको कहा जाता है कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन, स्विंग मशीन क्या करती है, रॉ मटेरियल को यूज करती है और फिनिश प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है इसकी भी एब्सेंस थी और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि यहां पे कैपिटल गुड्स बनाए जाए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एज अ रिजल्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द नेशनल जीडीपी रिमेन्ड वेरी लो। इसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर का जितना भी कंट्रीब्यूशन था वो धीरे धीरे करके यहां पे कम होने लग गया। अब ये नेशनल जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो ग्रॉस का मतलब होता है किसी भी चीज के एक्चुअल वैल्यू, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, एंड प्रोडक्ट का मतलब कोई भी गुड्स। तो ऐसे कोई भी गुड्स जो साल भर के अंदर हमारी कंट्री वाले हमारी बाउंड्री के अंदर बना रहे हैं वो सारे गुड्स को मिला के कहा जाता है यहां पे जीडीपी। बट जीडीपी हमारी क्या हो गई भैया, बहुत लो हो गई। काम तो हम लोग कर रहे हैं मगर पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है। तो ये सारे कारण थे जिसके बिहाफ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के समय यहां पे इंडस्ट्रीज में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब यहां हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बोलता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आपको बताना है कि कितना ज्यादा ट्रेड हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करते थे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है इंडिया से कितना यहां पे ट्रेड करता था। तो अब हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आंसर्स पे आते हैं। भाई आंसर्स क्या कहता है इसका? तो आंसर्स इतने सारे हो चुके हैं जो लगभग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होने लग गए हैं। एग्रीकल्चर की बात करें हम लोग, इंडस्ट्रीज की बात करें या बैकवर्डनेस की बात करें तो इंडिया के सारी चीजें लगभग इंटर रिलेटेड है। तो यहां पे भी कुछ ना कुछ हमें इंटर रिलेटेड आंसर ही मिलने वाला है दोस्तों। इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। हमें यह पता है कि फर्स्ट सेंचुरी में इंडिया जो है एक डेवलप्ड नेशन की तरह काम करता था, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता था सामान। बट धीरे धीरे करके स्थिति खराब हुई और ब्रिटिशर्स ने हमें एक इंपोर्टिंग कंट्री बना दिया। तो यहां यही बोल रहा है कि इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा है शुरू से। हम लोग बात करें 1498 में जब वास्को डी गामा आया तो यहां पे वो देखा कि और बहुत ज्यादा क्या है भाई, यहां पे स्पाइसेस बहुत अच्छे, ये देखो लेविश ग्रीनरी है, तो वो सब चीजें देख के अट्रैक्ट हो गया। तो यूरोपियंस कंटिन्यूअसली इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो यहां पे इंडिया जो है एक ट्रेडिंग नेशन की तरह बिहेव करता है पूरे वर्ल्ड में। हाउएवर द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ्स परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब ब्रिटिशर्स को इसी बात से तकलीफ थी कि इंडिया काम कैसे कर रहा है, इतनी शानदार तरीके से काम कैसे कर रहा है। इसके लिए उसने कहीं ना कहीं ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज बनाई जिसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि भाई दूसरी कंट्रियों से आप डील नहीं करेंगे। had a negative impact on the structure, और धीरे धीरे करके हमारा खुद का जो स्ट्रक्चर था जो प्रॉपरली वर्क कर रहा था उस पूरे स्ट्रक्चर को यहां पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, धीरे धीरे करके हमारा जो भी सिस्टम था वो ब्रेक किया गया और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था मतलब जितना हम लोग बेच पाते थे दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाते थे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्या होता है दोस्तों यहां पे सफर होता है। और क्या कहानी हुई भाई, कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट। अब हमें बना दिया जो रॉ मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक्सपोर्टर बना दिया। फॉर एग्जांपल सिल्क बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ, कॉटन बहुत अच्छा होता है, किस एरिया में होता है तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में बहुत अच्छा होता है, वूल अच्छा होता है, इंडिगो अच्छा होता था, जूट अच्छा होता था। ये सब चीजों को हम लोगों को क्या करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करना पड़ता था। एंड एन इंपोर्टर ऑफ द फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ। तो वो सारी चीजें बनती थी मैकेनाइज सिस्टम में मशीन्स के थ्रू और वो सारी चीजें इंडिया में लाके डंप करी जाती थी। आगे बात करते हैं जो कैपिटल गुड्स थे लाइक लाइट मशीनरी
बी प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज बेस्ड इन द ब्रिटेन। तो वो हमें दे तो देते थे लाइट मशीनरी, मगर लाइट मशीनरी हमारे बहुत काम की दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स ने वो सारी पॉलिसी बनाई जिसके कारण इंडिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ मोनोपोली क्रिएट कर दी। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर इन द मार्केट इज नोन एज मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स हमारे लिए एक एक्सपोर्टर बन गए और एक इंपोर्टर बन गए, मतलब कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा तो ब्रिटेन के साथ, और इंपोर्ट करेगा तो ब्रिटेन के ही गुड्स को इंपोर्ट करेगा। मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज ट्रेड वाज कन्फाइंड टू ब्रिटेन। 50% का ट्रेड आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही करके देना है, मतलब ब्रिटेन को करके देना है, ये कंपलसरी था। अदर कंट्रीज विथ विच इंडिया यूज्ड टू ट्रेड वर चाइना, सेलोन मीन्स श्रीलंका एंड द पर्शिया मतलब ईरान। हम 50% जो बचता था वो दूसरी कंट्रियों से ट्रेड तो करते थे, बट उसमें बहुत हैवी टैरिफ पेड करने पड़ते थे, मतलब बहुत महंगा सामान हमें दोस्तों बेचना पड़ता था। द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल, जो सुएज कैनाल ओपन होती है वो 1869 में होती है। इसका एडवांटेज क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सुएज कैनाल अपने आप में एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो कि मेडिटेरेनियन सी से लेके ये रेड सी को कनेक्ट करती है। ये आर्टिफिशियल कैनाल है जो कि इजिप्ट के पास है। अब जो यूरोपियंस है वो पहले कहां से आते थे, वो पूरा अफ्रीका घूम के आते थे और लगभग 7,500 किलोमीटर इनको इंडिया आने में लगता था। बट जैसे ही सुएज कैनाल आई तो सुएज कैनाल के ओपनिंग के बाद से यूरोप से इंडिया का ट्रेड बढ़ गया, क्योंकि ये 7,500 किलोमीटर उनको आप ट्रेवल नहीं करना पड़ा। तो ये सुएज कैनाल भी कहीं ना कहीं एडवांटेज बनती है किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडिया फॉरेन ट्रेड, इसके कारण वो इंडिया पे बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली ट्रेड कर पाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? Give a brief account of state of various social development indicator on the eve of independence। तो ये बोल रहा है कि अलग अलग आप सेक्टर्स बताइए, डेवलपमेंट सेक्टर्स बताइए, जिसमें कि आपको सोशल इंडिकेटर्स भी बताने हैं जो कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थे। तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा हुआ, ये सब चीजें हम लोग को यहाँ पे बतानी है। द स्टेट ऑफ वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वॉज ऑल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग। हमारे यहाँ सोशल फैक्टर तो चेंज हुए मगर वो बहुत अच्छे चेंज नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स को जितना अच्छा काम करना था इंडियंस के लिए उतना अच्छा यहां पे नहीं किया गया। जैसे द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%। उनने उतने लोगों को पढ़ाया या उतना पढ़ाया जितना उनके काम का था, मतलब कि उनके पेपर वर्क और ये सब हम लोग कर पाए, मतलब उनके हेल्पिंग हैंड्स बन पाए। इसीलिए लिटरेसी लेवल को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो अगर ऑफिसर बन जाएंगे सारे लोग तो फिर ब्रिटिशर्स को यहां से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे दोस्तों क्या था, हमारा लिटरेसी लेवल जो था वो यहाँ पे 16% ही था ओवरऑल लिटरेसी लेवल, जिसमें अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो लगभग 7% था। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेट पीपल, क्या होता है लिटरेट? तो वो व्यक्ति जो लगभग 7 साल का हो चुका है, उसको किसी एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना और बोलना आता है, तो उसको हम लोग लिटरेट बोलते हैं। उसी के तर्ज पे देखें तो इंडिया में टोटल लिटरेसी रेट 16% था और फीमेल का जो था वो 7% था। पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें, वर ईदर अनअवेलेबल टू द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं थी। उसमें हम लोग सैनिटेशन बोल सकते हैं, उसमें हम लोग बस स्टॉप्स बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रहने की जगह, वो सारी चीजें यहाँ पे एब्सेंट थी। सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडुकेट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पूरी सोसाइटी है उनके पास है ही नहीं फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी जो लाइफ की होनी चाहिए वो है ही नहीं। एज ए रिजल्ट वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीजेज वर वाइड स्प्रेड। अब जाहिर सी बात है हाइजीनिक चीजें नहीं होंगी, खराब होती चली जाएंगी, तो वहां पे बीमारियां बढ़ेगी, और बीमारियां बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इंडियंस की डेथ होना तो बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, एंड टुक अ ह्यूज टोल ऑन द लाइफ। इसके कारण बहुत सारे इंडियंस की डेथ हो जाती है, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज कुछ भी अवेलेबल नहीं है। द ओवरऑल मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर, डेथ रेट को भी हम लोग यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, वाज इनएविटेबली वेरी हाई। द मोर्टालिटी रेट जो है वो बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि डिसीजेस कंटिन्यूअसली यहां पे स्प्रेड हो रही है। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर्टिकुलरली वाज क्वाइट अलार्मिंग एट द 218 पर 1000। अब ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? वो सारे बच्चे जो लगभग 0 से 1 ईयर्स के हैं बट किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगर कोई 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है जिसमें से 218 की डेथ हो जा रही है, ये IMR रेट था उस समय पे, जो कि बहुत खतरनाक माना जाता है। ये तो सिंगल डिजिट में होना चाहिए दोस्तों। चलिए, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि वहां मेडिकल फैसिलिटी
फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, मतलब कि वो पर्सन कितने सालों तक के जिंदा रहा, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक के उसका क्या लाइफ स्पैन रहा, कितने सालों तक के वो रहा, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वाज आल्सो वेरी लो, दैट इज ओनली 44 ईयर्स, मतलब लगभग 44 साल ही जी पाता था इंसान। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस ज्यादा थे, फूड कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें यहां पे इंडियंस को ही फेस करनी पड़ती थी। एक्सेसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, एक्सेसिव पॉवर्टी क्रिएट हो गई, मतलब गरीबी से भी ज्यादा गरीबी यहां पे आ गई। इट कंट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इसके कारण पूरा जो डेमोग्राफिक सिस्टम है वही सारा का सारा क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है और हैम्पर्ड हो जाता है कहीं ना कहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे भाई, तो हमारे 5 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं हमारे एक पूरे सिस्टम पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर। पहले हम लोगों को पूरा केस स्टडी पढ़नी है, उसके बेसिस पे फिर हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन मतलब केस स्टडी को समझे, उसके बाद हम लोग इनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उस पर स्विच करेंगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल, एक अंदाजन एक पूरी की पूरी जो है स्टोरी क्रिएट की जा रही है यहाँ पे, टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। समझते हैं। बिफोर 1947, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बात हो रही है, मोर देन 90% ऑफ द नेशनल इनकम रिलाइड ऑन द इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। बोल रहा है कि 1947 के पहले जो नेशनल इनकम है वो कहीं ना कहीं इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम पे डिपेंडेंट थी। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन रेसाइडेड इन रूरल एरियाज, मगर इसमें मैक्सिमम लोग अभी भी रूरल एरियाज में रह रहे थे। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो ही नहीं सकता, अर्बनाइजेशन तब होगा जब वहां पे उनको कोई फायदा होगा। एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास कोई काम नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं इंडिया में। वेयर एग्रीकल्चर वाज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लोग रूरल एरियाज में रहते थे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वो हमारा प्राइमरी लाइवलीहुड था, क्योंकि इसी के कारण हमारी लाइफ वहां पे सरवाइव कर पा रही थी। द प्री कॉलोनाइज इंडिया प्रोड्यूस्ड प्राइमरी 2 क्रॉप्स, ठीक है, और मेनली उस समय पे 2 क्रॉप लगाए जाते थे, एक लगाया जाता था वीट और दूसरा लगाया जाता था राइस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि खरीफ और राबी दोनों क्रॉपिंग वहां पे होती थी। Even it was only 2 types of crop. Country agriculture sector was sustainable and self-sufficient. 2 क्रॉप लगाने के बाद भी हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट थी, हम लोग किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थे किसी भी काम के लिए। रियली में देखा जाए तो एग्रीकल्चर के लिए तो हम लोग आज भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, बीच में कुछ सालों तक की हमारी स्थिति थोड़ी सी खराब रही थी। द ब्रिटिश इन्वेशन रिजल्टेड इन टोटल कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। बट जैसे ही इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, उन लोगों ने यहाँ पे कमर्शियल सिस्टम स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर कहते हैं। फूड क्रॉप को साइड हटाओ, कैश क्रॉप को लगाते जाओ और उसको बढ़ाते जाओ। ये सबसे खतरनाक काम हुआ हमारे लिए। हमारे यहाँ के लोग भी लालच में आ गए, उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, फायदा तो हो नहीं रहा, पैसा नहीं मिल रहा, मेहनत इतनी सारी कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला ठीक है भाई, हम लोग कैश क्रॉप लगाते हैं, फूड क्रॉप नहीं लगाते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, द वंस मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर ऑफ दिस कंट्री वाज नोन टू बी सफरिंग फ्रॉम स्टैग्नेशन। जो इंडिया की खासियत थी वो खासियत ही खत्म हो गई। मतलब जिसके कारण इंडिया का नाम था एग्रीकल्चर के कारण, वही आगे चल के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड कांस्टेंट डिग्रेडेशन, फिर धीरे धीरे करके ये खत्म होते चला जाता है। बट आज ये स्थिति नहीं है, आज हमारी कंडीशन बहुत अच्छी है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट सिस्टम पे आज हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, What is meant by commercialization of agriculture? इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऑप्शन आपको सही बताना है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट, पहला। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल्फ कंजप्शन, नन या बोथ। अब देखिए, नन और बोथ तो है नहीं। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर द सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। भाई जब लगाओगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस, और सरप्लस को ही हमेशा मार्केट में बेचोगे, ठीक है। बट अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग। तो ये सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग तो नहीं है, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए आंसर नंबर ए, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर द सेल इन द मार्केट। आंसर बिल्कुल दोस्तों यहां पे सही है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे दोस्तों हम लोग। यहां पे रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या कारण था लो प्रोडक्टिविटी का एग्रीकल्चर सेक्टर में? क्या HYV सीड्स, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। अब इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम मतलब अच्छा हो गया, अगर ये अच्छा हो गया तो ये तो नेगेटिव हो गया इसके लिए, मतलब सी तो नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दिस भी नहीं है, तो बचा क्या भैया, ए और बी। ए जो है हमारा होता है HYV सीड। HYV सीड्स बहुत महंगे थे,
और दूसरा इंडिया में आए लगभग 1966-67 में। एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। मैक्सिको का एक साइंटिस्ट था, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिसका था नॉर्मन बोरलॉग नाम। उसने यहां पे एक्सपेरिमेंट किया और HIV सीड्स को डिस्कवर करके इंडिया में भेजा विद द हेल्प ऑफ MS स्वामीनाथन। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले हैं MS स्वामीनाथन और वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये HIV सीड से हम लोगों ने रिलेट कर दिया। बट यहां क्वेश्चन है कि लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों हुई? तो क्या HIV सीड्स के कारण हुई? बिल्कुल नहीं। बट ब्रिटिशर्स ने हमारी मदद नहीं करी, इसके कारण यहां कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन सफर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों ने क्वेश्चन भी समझा और जो हमारे मल्टीपल चॉइस दिए हुए थे उसको भी हम लोगों ने समझा कि आंसर ये क्यों नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ओके चलिए समझते हैं भाई। यहां पे द profit accruing out of the agriculture sector was proposed to go to the cultivator। जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से वो किसके पास जाना चाहिए? कल्टीवेटर के पास जाना चाहिए। The main interest of the zamindars was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivator। जो जमींदार थे उनका मेन काम ये था कि उनको रेंट चाहिए, अगर कल्टीवेटर की स्थिति है तो भी उसको देना है, स्थिति नहीं है तो भी उसको यहां पे देना है। चलिए तो हम लोग समझते हैं यहां पे कि पहला आंसर बोलता है बोथ आर करेक्ट, तो बोथ तो करेक्ट नहीं हो सकते भाई। यहां पे बी बोलता है बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत भी नहीं है, मतलब ए और बी तो आंसर नहीं है। फिर बोलता है फर्स्ट जो करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, दूसरा बोलता है यहां पे इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहां पे फर्स्ट जो है बोल रहा है करेक्ट है और दूसरा बोल रहा है इनकरेक्ट है। डी बोलता है सेकंड जो है करेक्ट है और जो फर्स्ट है वो जो इनकरेक्ट है। तो अब यहां पे हम लोग समझते हैं जो यहां पे एग्रीकल्चर कर रहा है, जो कल्टीवेटर है, बोलता क्या है? द प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज प्रपोज्ड टू गो टू द कल्टीवेटर। भाई उसके पास पूरा पैसा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जमींदार बैठा और ब्रिटिशर्स बैठे हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। तो पहली स्टेटमेंट गलत के हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों? डी आंसर होगा। सेकंड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही लिखी गई है कि जमींदार कुछ भी हो जाए आपसे जो पैसा है वो तो लेके रहेंगे, मतलब उनका रेवेन्यू सोर्स बना होना चाहिए, भले ही आप पूरी जमीन बेच दो या कुछ भी कर लो आप यहाँ पे। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर यह है कि सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है और फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो यहां पे गलत दी गई है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। केस स्टडी नंबर 2 पे रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। बताना है भाई क्या कंडीशन है। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर आल्सो क्वाइट एनकरेजिंग। बहुत सारे सोशल डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें रहती है जिससे हमारी सोशल डेवलपमेंट हो सकती है। अब सोशल डेवलपमेंट एक छोटा वर्ड नहीं है, एक बहुत ब्रॉड एरिया में सोचने वाला जरिया है। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 6%। अब बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो हमारा लिटरेसी लेवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 16% था। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वाज अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। सिर्फ 7% बचा फीमेल का लिटरेसी लेवल। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर ईदर अनअवेलेबल, या तो है ही नहीं, टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन, और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडुकेट। अगर अवेलेबल है भी तो सब तक के नहीं पहुंच पा रही। ये सबसे बड़ा यहां पे क्या था हमारे लिए? डिसएडवांटेज था। ओके कंसिक्वेंटली साथ ही साथ वाटर और एयरबॉर्न डिसीजेज वर रैम्पेंट एंड टुक अ ह्यूज टोल ऑन द लाइफ। अब एयर और वाटरबॉर्न डिसीजेज बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा लोगों की यहां पे डेथ होना शुरू हो गई। नो वंडर द ओवरऑल मोर्टालिटी रेट वाज वेरी हाई एंड इन दैट पर्टिकुलरली द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग अबाउट 218 per thousand. In contrast to the present infant mortality rate was 63 per thousand. आज ये infant mortality rate जो है वो 63 है। उस समय पे जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे तब ये 218 था। तो ये क्वाइट चैलेंजिंग है कि भाई ये 218 लोगों की डेथ हो जा रही है बर्थ के बाद, मतलब आपकी मेडिकल फैसिलिटीज सही नहीं है और ये डेथ भी मैक्सिमम इंडियंस की हो रही होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो 44 इयर्स। वही फिर से सेम इशू, मेडिकल
फैसिलिटीज ना होने के कारण यहाँ डेथ हो रही होगी। इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट ईयर्स, इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ द पॉवर्टी एट दैट टाइम। अब ये हम लोग यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं, डेटा हमारे पास इनसफिशिएंट है, तो उस समय पे पॉवर्टी की क्या कंडीशन थी, कैसे लोग उससे ओवरकम कर रहे थे एट दैट टाइम। बट देयर इज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया। बट ये तो क्लियर है कि बहुत ज्यादा पॉवर्टी वहां पे क्रिएट हो गई थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। इसके कारण इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में कंटिन्यूअसली आ जाती थी और बहुत ज्यादा सफरिंग्स भी कर रही थी यहां पे। चलिए इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो भैया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है वो है 1921। अब ध्यान से समझिएगा, इसके पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लगभग बराबर चल रही थी, मतलब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही बढ़ रही थी। बट जैसे 1921 आया उसके बाद सिर्फ बर्थ रेट बढ़ी है, उसके बाद डेथ रेट कम होना शुरू हो गई, इसीलिए इसको कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो कहा जाता है वो कहा जाता है 1921 को। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो गया 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों हमसे, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या कारण थे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ने के? पुअर हेल्थ केयर, लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव। भाई सारे ही रीजन दिख रहे हैं कि जिसके कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ सकता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड। इंडिया की जो डेमोग्राफिक है सिस्टम है, डेमोग्राफी जो है वो क्या शो करती है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं, जब कुछ भी अच्छा नहीं किया तो सारे नुकसान हमारे ही होंगे, जब नुकसान होंगे तो ये सारे ही हमारे लिए नुकसान का काम कर रहे हैं। तो आंसर होना चाहिए तो दोस्तों डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहां तक ये चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप। ये सब एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, काफी ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, रटना नहीं है, समझना है। ओके, इन दीज क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। नंबर 1 बोलता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब ए और आर दोनों सही है और असर्शन का रीजन बिल्कुल सही दिया गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट ट्रू बट रीजन आर द नॉट करेक्ट, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मतलब रीजन जो है वो सही नहीं दिया गया। इसमें बोलता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फिर नेक्स्ट बोलता है डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो एग्जाम में ये ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, तो ये जो हम लोग बोल सकते हैं इसको रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलिए असर्शन को समझने की कोशिश करें। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के समय पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। बिटवीन 1860 से लेकर 1925 इट वाज एज लो एज 0.5% पर एनम एंड बिटवीन 1925 टू 1950 इट वाज अराउंड 0.1% पर एनम। मतलब धीरे धीरे करके हमारी स्थिति और खराब होना शुरू हो गई। तो अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पूछता है असर्शन और रीजन दोनों सही है क्या? मैं कहता हूं दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं और ये जो असर्शन है उसका आंसर जो है वो रीजन बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि 1860 से लेकर 1925 तक के 0.5% ही थी और उसके बाद ये 0.1% थे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर होगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इसी के साथ। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर means production of crops for sale rather than for family consumption। मतलब subsistence क्रॉपिंग नहीं करनी है हमें। यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको मार्केट में क्या करना है, हमें सोल्ड आउट करना है। रीजन बोलता है कैश क्रॉप आर फूड क्रॉप लाइक वीट राइस एक्सेट्रा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बोल रहा है कैश क्रॉप जो है वो फूड क्रॉप होता है जैसे वीट राइस एक्सेट्रा होता है। भाई ये कैश क्रॉप जो होता है वो मेनली कॉटन, जूट, सिल्क, वूल होते हैं। ठीक है ना, वूल को तो हम लोग नहीं ले सकते हैं मगर हम लोग यहाँ पे ले सकते
सकते हैं, कॉटन को ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सिल्क को ले सकते हैं, हम लोग यहाँ जूट को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में अंतर होता है दोस्तों, मतलब कि ये जो इसका रीजन दिया गया है वो यहाँ पे सही नहीं है। एजर्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा तो यहाँ पे सेल बढ़ेगी और सेल चीजों की बढ़ेगी, बेचेंगे, बिल्कुल सही बात है, मगर वो अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए नहीं लगाए जाते, उसको मार्केट में यहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है ना भाई। तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए, आंसर होगा सी, एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज नॉट ट्रू। इसी के साथ हमारा ये सफरनामा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।